दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के पटना, गया, नालंदा, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मांग से करीब 800 मेगावाट बिजली कम मिलने के कारण बिहार के कई जिलों में बिजली की कटौती की जा रही है। खबर के अनुसार शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की कटौती हो रही है। यह ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल रही है, जहाँ वहीं बिहार के ज़्यादातर शहरों में भी पहले के मुकाबले कम बिजली मिल रही है। आपको बता दें कि एनटीपीसी नवीनगर यूनिट से 1-2 दिन से उत्पादन बंद हो गया है, जिसके कारण बिहार को 525 मेगावाट बिजली कम मिली है, जबकि बरौनी की यूनिट संख्या 6 से उत्पादन बंद होने के कारण 97 मेगावाट बिजली कम मिली जानकारी के अनुसार बारिश नहीं होने से बिहार में अभी गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां इस कारण बिजली खपत में कोई कमी नहीं आ रही है। जहां वही बिहार को पहले के मुकाबले कम बिजली मिलने से बिहार में बिजली की कटौती हो रही है। जहां अधिकारियों का कहना है कि कम बिजली मिलने के कारण कंपनी ने शहरी और अर्ध शहरी इलाकों को प्राथमिकता दी है। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड की सरकार ने झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से कई राज्यों में इस स्कीम को लागू करने की मांग तेज हो गई है। बिहार के यूथ आरजेडी प्रवक्ता ने नीतीश सरकार से बिहार में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। खबर के अनुसार यूथ आरजेडी प्रवक्ता ने नीतीश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तर्ज पर बिहार के नीतीश सरकार भी राज्य की सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करें, इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया था। अब झारखंड सरकार ने भी इसे राज्य में लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इससे झारखंड के कर्मचारियों को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर बिहार सरकार की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और न ही सरकार के स्तर पर कोई तैयारी चल रही है। इससे ये साफ हो गया है कि बिहार में फिलहाल तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे तो बिहार के करीब 36 जिले सूखे की चपेट में हैं, लेकिन इसमें से भागलपुर, नवादा, नालंदा, सारण समेत 12 जिलों में सूखे का संकट सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के इन 12 जिलों में सबसे कम बारिश हुई है, जिससे खेती किसानी पर संकट मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर भारी बारिश नहीं हुई तो फिर इस साल धान की रोपनी नहीं हो पाएगी। आपको बता दूं कि इस साल बिहार के अररिया और किशनगंज में ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि अन्य जिलों में बारिश सामान्य से बेहद कम हुआ है। जहाँ वहीं 12 जिलों के हालात सबसे खराब है, इससे अकाल पड़ने की आशंका बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए बिहार सरकार ने पटना, बक्सर, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों के मुखिया को पैसा भेज दिया है। इस पैसे से पंचायतों में विकास का कार्य किया जाएगा। खबर के अनुसार नीतीश सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के खातों में 1921 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिससे 1348 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, जबकि पंचायत समितियों की और फिर जिला परिषदों को 288 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दूं कि गांव में पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्यों के लिए मुखिया के खातों में पैसे की राशि भेजी गई है। जब बिहार में ग्राम पंचायतों के क्षेत्र और फिर आबादी को देखते हुए मुखिया को 12 से 22 लाख रुपए तक दिए गए हैं। इससे विकास का कार्य किया जाएगा। इन पैसों से गली नाली पक्कीकरण, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, सामुदायिक भवन निर्माण, सौदागर आदि काम किए जाएंगे। पंचायत में पैसे की कमी से जो योजनाएं रुकी हुई थी उसे शुरू की जाएगी, इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जेडीयू आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देगी। नीतीश कुमार ने एक बयान जारी करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा करने के कदम का स्वागत करते हुए ये घोषणा की है और कहा गया है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के बाद एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है। जैसे नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री
जगदीप धनखड़ जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत है। जदयू श्री जगदीप धनखड़ जी का समर्थन करेगा, उन्हें शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है और मतदान 6 अगस्त को निर्धारित है। जहां मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। देश का उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। यह संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद है। यह जीत के लिए कम से कम 391 मतों की आवश्यकता होगी। यह जेडीयू के लोकसभा में 16 सांसद जबकि राज्यसभा में 5 सांसद हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ बारिश कम होने से खेती करने में परेशानी हो रही है, सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहीं बिहार के करीब 62% सरकारी नलकूप खराब है। सरकारी नलकूपों के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके अनुसार कुछ नलकूपों के उपकरण गायब है, कुछ नलकूपों के पंप गिर गए हैं, वहीं कई के मोटर खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में मरम्मत के अभाव में नलकूपों के खराब होने से सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब बिहार के इन सभी सरकारी नलकूपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायतों को ही दी गई है। सूत्रों के अनुसार बिहार में सरकारी नलकूप करीब 10,240 है। 21 फरवरी 2022 तक 6,374 नलकूप खराब थे। केवल 3,864 नलकूपों से सिंचाई का काम हो रहा था। हालांकि अब खराब नलकूपों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग के स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है। अगले 2-3 महीनों में अधिकतर नलकूपों को ठीक कर देने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कच्चे तेल में जारी गिरावट के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के खुदरा रेट भी जारी कर दिए हैं। जब बिहार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के मामले में जनता को महंगाई का झटका लगा है। जब मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 20 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। जब तो पटना में रेट गिरा है। जब पटना के अलावा 12 जिलों में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गया और सुपौल जिला में 63 पैसे प्रति लीटर की हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट राजधानी पटना में दर्ज की गई है, जहां पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। पटना में पेट्रोल डीजल के दाम में आज सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। जब बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। जब मुजफ्फरपुर में भी पेट्रोल के दाम में 5 पैसे और डीजल में 4 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा भागलपुर में पेट्रोल की दर में 37 पैसे की बढ़त हुई है। मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल, अररिया, औरंगाबाद जिलों में भी पेट्रोल की कीमतें आज बढ़ी हुई है। जब गया में तेल की कीमतों में 63 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया है, तो फिर पूर्णिया में भी पेट्रोल 1 पैसा घटा है। जहां खगड़िया, जमुई, मधेपुरा, सिवान, शेखपुरा और शिवहर में तेल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुई है। इन जिलों में तेल के दाम कल के बराबर है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क विद्यालयों की लिस्ट जारी की है। इसी तर्ज पर अब स्कूलों की भी रैंकिंग जारी की जाएगी, जहां स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत देने सहित स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा माहौल तैयार करने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साथ ही बताया है कि मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर के इसकी तैयारी में जुटा है, जहां अगले साल तक इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार होने की उम्मीद है। पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों की रैंकिंग तैयार करने की दिशा में चल रहे प्रयासों को भी जिन्होंने जानकारी शेयर की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की तारीख 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वही शुल्क 24 जुलाई तक जमा किया जा सकता है। यह बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। जहां इसके साथ ही बोर्ड डमी प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड 25 जुलाई को जारी करेगा। यह छात्रों को प्रवेश पत्र पर गलतियां सुधारने का मौका 25 से 28 जुलाई तक मिलेगा। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार बोर्ड ने 2022-24 में नामांकन के लिए 27 जून से 17 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख की घोषणा की थी। जब प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार होगी, इसी के अनुसार संस्थान का आवंटन होगा। आवंटित संस्थानों में छात्र नामांकन ले सकेंगे। प्रवेश परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फुलवारी शरीफ के मामले में टिप्पणी करते हुए RSS समाज और देश के लिए खतरा बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना के पुलिस अधिकारी ने जो कहा है उसे वे बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं। राजद का मानना है कि RSS के कारण ही समाज में नफरत फैल रही है। देश में अगर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही है तो फिर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, खुफिया को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में जहर बोया जा रहा है, जो माहौल बना है उस पर किसी का ध्यान नहीं है।
हैं, मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए बिना उन्हें मूर्ति कहते हुए पूछा है कि किसी ने उन्हें आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा या फिर सुना है क्या। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज देश में जो आग लगाई जा रही है सब आरएसएस और बीजेपी की ही कारकस्तानी है। यही लोग अर्बन नक्सली जैसे प्रोपेगेंडा गर करके समाज सेवियों को बिना मुकदमे को आगे बढ़ाकर जेल में ठूसे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यही लोग दंगे करवाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं। उन्होंने कहा है कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जो कहा है वो बिल्कुल भी सही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी का ही सरकार है और भाजपा ही सरकार से एसएसपी को बर्खास्तगी की मांग कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ही प्रशासन है तो फिर भाजपा अपने ही गिरेबान पकड़ रही है, खुद पर ही उंगली उठा रही है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया बिना उन्हें मूर्ति से तुलना की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को बिठाना है, ना कि किसी मूर्ति को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए प्रत्याशी को किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा है, ना ही सुना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के पटना, बेगूसराय, नालंदा समेत बिहार के 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। जब खबर के अनुसार बिहार में आज से मानसून का सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण बिहार के अलग अलग जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश की स्थिति उत्पन्न होगी। जब बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पटना सहित बिहार के 20 जिलों में 2 दिन के बाद झमाझम बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की भी आशंका जताई जा रही है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें तथा पक्के मकान में रहें। वहीं बिजली के खंभे, बड़े पेड़ पौधे से दूर रहें, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने से भी भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना में 12वीं पास के लिए वैकेंसी निकली है। अगर आप पटना में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पटना में ये वैकेंसी हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आदि होनी चाहिए। इसमें उम्मीदवारों की आयु की बात करें तो फिर 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कम आयु का नहीं होना चाहिए। वहीं अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है। अधिकतम आयु सीमा छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत 33 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में कुल 1,35,150 सैंपलों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 388 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2648 हो गई है। वहीं इस दौरान 386 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि पटना में सबसे अधिक 130 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि पूर्णिया में 28 और मुजफ्फरपुर में 24 मामले सामने आए हैं। वहीं भागलपुर में 22, गया में 21, खगड़िया में 22, सहरसा में 14, सुपौल में 14, मुंगेर में 11, जहानाबाद में 12 नए मरीज सामने आए हैं। जानकारों की माने तो बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। आप घर से निकलने के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड में 600 मीटर लंबा टनल बनाया जाएगा। ये टनल पटना से बिहटा एयरपोर्ट से जाने के लिए कन्हौली के पास बनेगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार इसके निर्माण को लेकर के सरकार के द्वारा करीब 3737 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस एलिवेटेड सड़क को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन किया जा रहा है। जल्द ही इसका चयन किया जाएगा और इस रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा। आपको बता दूं कि साल 2025 तक पटना का ये एलिवेटेड रोड बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण को लेकर के NHAI ने 29 अगस्त 2022 तक टेंडर निकाला है। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निर्माण कंपनी का चयन किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के औरंगाबाद पटना हाईवे जल्द ही 4 लेन का बनाया जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सड़क निर्माण विभाग ने डीपीआर की स्वीकृति दे दी है। खबर के अनुसार औरंगाबाद पटना हाईवे पर आए दिन बड़ी संख्या में दुर्घटना होती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस हाईवे को 4 लेन करने का फैसला किया है। आपको बता दो कि इस पटना औरंगाबाद हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद पटना हाईवे को 4 लेन होने पर सबसे ज़्यादा फायदा औरंगाबाद की व्यवसाय नौकरी पेशा करने वाले लोगों को होगा। इससे उनका आवागमन सुगम हो जाएगा और उन्हें जाम की समस्या का भी सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रावणी मेले के कारण ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दानापुर साहिबगंज के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। खबर के अनुसार 17 जुलाई से दानापुर साहिबगंज के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन भागलपुर से होते हुए चलेगी। अगर आप इस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो फिर आप फटाफट टिकट बुक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने आज बिहार के पटना और नालंदा में 3 एसडीओ का तबादला किया है। इसको लेकर के विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना और नालंदा जिले में 3 एसडीओ के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें से 2 एसडीओ नालंदा जिले के हैं, जबकि 1 एसडीओ पटना जिले के हैं, जब वहीं 1 को पटना बुलाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राजधानी पटना के गांधी घाट पर काफ़ी दिनों से बंद पड़े गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फिर से शुरू होने जा रही है। अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। जहाँ बिहार राज्य पर्यटन निगम ने एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे 90 दिनों के भीतर क्रूज को चालू करने को कहा गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रबंधक निदेशक कंवज तनूज ने बताया है कि इसके मरम्मत का काम दोबारा से शुरू किया जाएगा और अक्टूबर से इसे दोबारा लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिश प्रगति करेगी, जो खरीफ की बुआई के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि धान के रकबे के बारे में टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। कृषि मंत्रालय के आंकड़े से पता चलता है कि 15 जुलाई तक धान की बुआई वर्तमान खरीफ सीजन में 17% घट करके 128 लाख हेक्टेयर रह गई है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 155 लाख हेक्टेयर थी। हालांकि दलहन, मोटे अनाज और फिर तिलहन बुआई रकबा 7 से 9% अधिक है। यह भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया है। जब खरीफ बुआई के काम भी प्रभावित और फिर धान के कम रकबे के बारे में पूछे जाने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जब मुझे उम्मीद है कि मानसून की बारिश आगे बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के सक्रिय सदस्य नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को एटीएस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को आलमबाग से गिरफ्तार किया है। आरोपी पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की पैरवी करता था। जन नूरुद्दीन और उसके साथी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे थे। इसी के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद दर्ज कराए गए एफआईआर में मोतिहारी के चकिया में स्थित कुआं के रहने वाले रियाज का नाम भी शामिल है। पटना पुलिस रियाज की खोज में लगी ही है कि तभी चकिया के सुल्तान उस्मान खान नाम के एक युवक का यह पीएफआई से जुड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वायरल वीडियो में युवक पीएफआई के झंडे को लेकर के लगातार कुछ युवकों को ट्रेनिंग देता नजर आ रहा है। हालांकि ये ट्रेनिंग किस जगह पर चल रही है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। जब ट्रेनिंग देने का वीडियो सहित कई पोस्ट युवक ने इसे अपने फेसबुक सहित कई सोशल साइट अकाउंट पर डाला है। पीएफआई से जुड़े कई बैनर पोस्टर सहित सूचना उस युवक के सोशल साइट पर डाला गया है। ट्रेनिंग सहित कई गतिविधियों के वीडियो और फिर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा जिले में बीते दिनों थाना चौक के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान कुछ पुलिस वालों ने एक
आर्मी जवान की पिटाई कर दी। यह कहा जा रहा है कि फौजी ने हेलमेट नहीं लगाई हुई थी, जिसे लेकर के पुलिस वाले ने उसकी कहा सुनी हो गई। इस पर पुलिस वाले को इतना गुस्सा आ गया है कि उन्होंने मिलकर के बीच सड़क पर एक आर्मी जवान की पिटाई कर दी। जब पिटाई का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो पूर्व सैनिकों ने पीड़ित जवान के समर्थन में सड़क पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सहरसा जिले के तमाम पूर्व सैनिकों ने इस दौरान जमकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही सैनिकों ने थाना चौक को जाम कर दिया। जब पूर्व सैनिकों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मामले में डीएसपी को लिखित रूप से शिकायत भी दी गई है। वहीं जिले की एसपी लिपि सिंह ने इस पूरे मामले में सदर एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में हुए अवैध निर्माण को लेकर के चल रही लड़ाई में अब ईडी ने एंट्री ले ली है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी ने उन 6 गृह निर्माण समितियों और फिर भू माफियाओं की संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन पर आरोप था कि उन्होंने यहां की जमीन लोगों को बेचने का काम किया था। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर पटना डीएम ने ईडी को पत्र लिखा था। आपको बता दूं कि नेपाली नगर से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान वहां के लोगों ने भी इस समितियों पर धोखे में रख करके जमीन बिक्री का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा ईडी को लिखे गए पत्र में भी इसका जिक्र किया गया है। पत्र में इन समितियों, इनके पदाधिकारियों और सदस्यों की संपत्ति की जांच करने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में इस बार जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर बड़े पैमाने पर दिख रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य भारत में अचानक हुई भारी मात्रा में बारिश से लोग परेशान हैं, जबकि देश के उत्तर और पूर्वी राज्यों में भयंकर गर्मी से लोग बेहाल हैं। पिछले करीब 2 हफ्ता से यहाँ ना के बराबर बारिश हुई है। इन इलाकों में धान की फसल बर्बाद हो रही है, जबकि ये वो इलाका है जहाँ जून और जुलाई में जम करके बारिश होती है। लेकिन इन इलाकों में अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 18 जुलाई से यहाँ बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है आज से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी लोगों का बारिश को लेकर के इंतजार खत्म होने वाला है। जब बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की गतिविधियां ओडिशा और छत्तीसगढ़ से शुरू होगी और उत्तर और फिर पूर्व उत्तर भारत में सभी मानसून की कमी वाले राज्यों को कवर करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। अनुमान के मुताबिक बंगाल की उत्तरी खाड़ी और फिर ओडिशा के तटीय भागों और संघीय पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये फीचर अगले 24 घंटे में कमोबेश में स्थित रहेगा और उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। ऐसे में 18 जुलाई यानी कि आज से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए ये आगे बढ़ेगा। लिहाजा इन इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के उत्तर मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, कोकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जब पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ 1 या फिर 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि देश में आज यानी कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर के टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रपति भवन में किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। आपने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हमेशा सुना होगा, द्रौपदी मुर्मू को कभी किसी ने नहीं सुना है, उनकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी है। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष उन पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति नहीं चाहिए, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आपने यशवंत सिन्हा को हमेशा सुना होगा बोलते हुए, लेकिन सत्ता पक्ष की राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हमने कभी नहीं सुना हुआ बोलते हुए। वे जब से उम्मीदवार बनी है उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आपको बता दूं कि आरजेडी ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले बता देता तो फिर चीज़ें अलग हो सकती थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि विपक्षी दलों ने विचार विमर्श किया था और सत्तारूढ़ बीजेपी नीति गठबंधन द्वारा नाम का खुलासा किए जाने से बहुत पहले ही सिन्हा के बारे में फैसला कर लिया गया था। जब बीजेपी ने पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों से मुर्मू को समर्थन देने की भी अपील की थी। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में आरजेडी, वाम और फिर कांग्रेस के कुल 115 विधायक हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जब खाने का तेल बहुत जल्द सस्ता होने वाला है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि इंडोनेशिया ने निर्यात को बढ़ावा देने और फिर हाई इन्वेस्टी को कम करने के लिए 31 अगस्त तक सभी पाम तेल प्रोडक्ट्स के लिए अपने निर्यात शुल्क को ख़त्म कर दिया है। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल निर्यातक है और इस फैसले से पाम तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। आपको बता दूं कि अप्रैल के अंत से एक साल में इसके दाम में लगभग 50% की गिरावट आई है। इधर देसी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव टूटने के बीच देश भर के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन और पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मूंगफली और कच्चे पाम तेल के भाव में सुधार देखने को मिला है। बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे हैं। जब बाजार सूत्रों ने बताया है कि विदेशों में खाद्य तेलों का बाजार काफ़ी टूटा है, जो गिरावट का मुख्य कारण है। इस गिरावट की वजह से देश में आयातकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस भाव पर सौदा खरीदे थे अब उसे कम भाव पर बेचना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मोतिहारी में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट छापने वाले 4 नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। जहां आरोपियों ने यूट्यूब पर वीडियो देख करके नकली नोट छापने सीखा और उसी से जाली नोट की एक बड़ी खेप तैयार की थी। ये रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब पर वीडियो देख करके आरोपियों ने 500 रुपये का जाली नोट छापा था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कम उम्र के इन नटवर लालों ने यूट्यूब पर नोट बनाने की विधि देखी, समझी और फिर उसे अंजाम दिया। जब पिछले कई महीनों से मोतिहारी पुलिस के लिए ये आरोपी सरदर्द बने हुए थे। इनका मुख्य पेशा जाली नोट छापने का था और वे इसे गांव देहात और खास करके महिलाओं को चकमा देकर के बाजार में ठग लेते थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गिरोह ने लगभग 2 लाख रुपए इस धंधे से कमा लिया था और बरामद 8 लाख के जाली नोट को बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 8 लाख रुपए जाली नोट के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं लैपटॉप, प्रिंटर, रुपए छापने का कागज, 2 बाइक, 1 देसी कट्टा और 1 गोली बरामद की है। मोतिहारी एसपी के अनुसार बिहार पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले मधुबनी में 13 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए थे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में करीब 9 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी, जहां आज 8 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्राहकों को आज यानी कि सोमवार से कुछ सामानों के लिए अधिक पैसे देने होंगे। इन सामानों में प्री पैक्ड फूड लेबल लगे हुए फूड आइटम जैसे कि आटा, पनीर और दही आदि है। इसके अलावा अस्पताल की रूम रेंट पर भी अधिक पैसे खर्च होंगे। हालांकि इसकी लिमिट 5000 रुपये है। एक दिन में किसी हॉस्पिटल रूम का चार्ज 5000 रुपये से अधिक है तो फिर उस पर शुल्क बढ़ जाएगा। ये महंगाई इसलिए होगी क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में GST की रेट बढ़ा दी है। नई दरें आज 18 जुलाई से लागू हो रही है। जब कई सामानों पर टैक्स बढ़ाए गए हैं जिनका नियम आज सोमवार से लागू हो रहा है। जिन सामानों और सर्विस पर GST बढ़ाया गया है उसमें 1000 रुपये प्रति दिन वाले होटल रूम, मैप और चार्ट, एटलस आदि पर 12% GST लगेगा। इस तरीके के ट्रेटा पैक पर 18% GST लगेगा। इसके अलावा बैंक अब लूज में किताब के रूप में चेक जारी करेंगे तो फिर उस पर भी टैक्स लगेगा। जब पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें हर राज्य के वित्त मंत्रियों ने नुमाइंदगी की थी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के नए कार्यकाल के 20 महीने पूरे होने पर द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की नई सरकार की 1/3 समय कट गया है, बाकी भी आज कल करते हुए गुजर जाएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार की नई सरकार के 20 महीने पूरे हुए हैं, 40 बचे हैं, 1/3 समय कट गया है, बाकी भी आज कल करते हुए गुजर जाएगा। बिहार की समस्या पहले की तरह ही बनी हुई है। उन्होंने लिखा है कि इस सरकार में बिहार की स्थिति सुलझाने की काबिलियत नहीं है। ये जनता के धैर्य की परीक्षा है। यह समय आपका भी बीत रहा है, आपके बच्चे का भी बीत रहा है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, हालांकि उसमें उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसके बाद उपचुनाव में भी द प्लूरल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारे थे। उपचुनाव में उनकी प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उपचुनाव में भी सफलता नहीं मिली थी।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने कभी किसी फैक्ट्री को गौर से देखा होगा तो फिर उसकी छत पर आपको एक गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या और किस तरीके से काम करता है? तो आपको बता दूं कि इस स्ट्रक्चर का नाम टर्बे वेंटिलेटर है और इसका इस्तेमाल केवल कारखानों में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर किया जाता है। ये स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। इस मशीन के अंदर एक पंखा लगा रहता है। जहाँ फैक्ट्रीज में जो भी गर्म हवा होती है ये पंखा उसे खींच करके छत के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ये मशीन इतनी स्मार्ट होती है कि न केवल गर्म हवा बल्कि बदबू को भी बाहर का रास्ता दिखा देती है। जहाँ अगर मौसम बारिश का है तो फिर टर्बो वेंटिलेटर को नमी के साथ निपटना भी आता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर गर्म हवा जमा होती रहती है। जैसे ही ये हवा वेंटिलेटर टरबाइन में इकट्ठा होती है तो फिर वैसे ही वेंटिलेटर में लगी हुई बेल्ट एंटीक्लॉकवाइज घूम करके सारी गर्म हवा को फैक्ट्री के बाहर निकाल फेंकती है। भयंकर गर्मी में यह मशीन कई कर्मचारियों को राहत देने का काम करती है। यह टर्बो वेंटिलेटर कई लोगों को चिपचिपा गर्मी से बचाने की क्षमता रखता है। यकीनन आपने कभी इस मशीन के बारे में इतने गौर से नहीं सोचा होगा, लेकिन कई बार जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं वह हमारे कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए ही बनाई जाती है। दोस्तों इस वक्त की ताज़ा खबर बिहार की राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायिका जाने के बाद पत्नी नीलम देवी उनकी विरासत को संभालने की। नीलम देवी मोकामा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। जहां इस बात का ऐलान अनंत सिंह की एक करीबी आरजेडी एमएलसी कार्तिक मुखिया ने कर दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पार्टी की उम्मीदवार होगी। अनंत सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले आरजेडी के एमएलसी कार्तिक मुखिया ने शनिवार को बार में ये घोषणा की है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभालेगी और आने वाले मोकामा विधानसभा उपचुनाव में वे आरजेडी की उम्मीदवार होगी। आपको बता दूं कि नीलम देवी राजनीति से अनजान नहीं है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इससे पहले साल 2019 में उन्होंने मुंगेर से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था। दरअसल मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में SP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद विधानसभा ने बीते गुरुवार को उनकी विधायिका समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके साथ ही मोकामा से 5 बार लगातार जीतने के बाद अनंत सिंह की माननीय की कुर्सी छिन गई है। ऐसे में आरजेडी ने अब उनकी पत्नी नीलम देवी को उपचुनाव में मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार से गुजरने वाली 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से कई जिलों को रफ्तार मिलेगी। बिहार में सफ़र की रफ्तार बढ़ाने वाले ये एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को कोलकाता, बनारस को कोलकाता, आमस को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगी। राजपथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर के बिहार सरकार लगातार मांग कर रही थी। केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से लिया और फिर बिहार में 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाला ये एक्सप्रेसवे पटना में कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल से आरंभ होगा, जब ये बिदुपुर से बेगूसराय की ओर जाएगा। जब पूर्णिया की ओर आगे बढ़ने के क्रम में ये नवगछिया के रास्ते भागलपुर से भी जुड़ जाएगा। वहीं सिमरी बख्तियारपुर में कोसी नदी पर एक पुल भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके निर्माण से इन जिलों के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल 3 दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक जीवन में है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक सुदूर गांव में एक कृषि प्रधान घर में जन्मे धनखड़ ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से पहले एक सफल पेशेवर बनने के लिए अथक परिश्रम किया। जब भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा करते हुए उनकी कृषि पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए उन्होंने किसान पुत्र कहा। जब वे 3 दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक जीवन में हैं और जगदीप धनखड़ की जीवन कहानी नए भारत की भावनाओं को दर्शाती है। उन्होंने असंख्य सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जब वहीं इस साल स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। यह दरअसल 8 से 15 अगस्त तक बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम चलाने का फैसला किया गया है। इस दौरान सिर्फ सभी सरकारी भवनों में ही नहीं बल्कि सभी गाँव में, और गाँव ही नहीं बल्कि हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। यहाँ हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर के कला संस्कृति एवं युवा विभाग को नोडल बनाया गया है। यह वहीं राज्य सरकार के सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। यह सभी सरकारी विभागों में वितरण के लिए सहकारिता विभाग की बुनकर और जीविका दीदियों को झंडा तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए सहकारिता विभाग के बुनकरों को 8,000 और जीविका दीदियों को 12,000 झंडों के निर्माण का टास्क मिला है। यह गाँव में झंडा फहराने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को दी गई है। जब पंचायती विभाग सरपंच, मुखिया और प्रमुख से तालमेल बना करके सभी गांवों की हर घर में झंडा फहराना सुनिश्चित कराएगा। इसके लिए पंचायत भवन या फिर किसी अन्य सरकारी भवनों को झंडा बिक्री अथवा वितरण केंद्र बनाया जा सकता है। वहीं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी सभी से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर हर गांव में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।